what is the role of INA and also Azad Hind Fauj during the struggle of India? जब हम बात करते हैं देश की आज़ादी का, तो एक सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में हमेशा आता है कि 1947 में ही इंडिया आज़ाद क्यों? भारत देश को आज़ादी मिला, 1942 का आंदोलन ब्रिटिशर्स ने दबा दिया, उसके बाद भी ऐसा क्या हुआ जो 1947 में भारत आज़ाद हुआ? तो इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ INA, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी, वी गॉट फ्रीडम इन 1947। नेताजी वॉज इंस्पायर्ड बाय स्वामी विवेकानंद जब अपने चाइल्डहुड एज में, जब वो कहीं ना कहीं एक टीनेजर थे, 15 ईयर्स ओल्ड। तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ ऐसी है जो उनको, या कोई ऐसा इंसान है जिसने उन्हें गाइड किया हो, या जो इंस्पिरेशन है उनके इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान? नेताजी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया भी कि माय स्पिरिचुअल गुरु वाज स्वामी विवेकानंद, और उनके पॉलिटिकल गुरु थे, वो भी बंगाल से थे, वो थे देशबंधु चित्तरंजन शास्त्री। फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या हैं इन तीनों, नेहरू जी, गांधी जी एंड नेताजी की सोच विचार? कि गांधी जी के जितने शिष्य हैं वो बेसिकली 3 बंदर की तरह है। हाँ। और उसमें से जैसे 3 बंदर में होता है, एक बंदर जो कुछ देखता नहीं है, दूसरा जो कुछ सुनता नहीं है, और तीसरा जो कुछ बोलता नहीं है। तो उनको इस बात से, नेताजी को इस बात से बहुत ही नाराज़गी थी कि गांधी जी अगर कोई बात बोलते हैं तो उनके शिष्य उनको ब्लाइंडली क्यों फॉलो करते हैं, हाँ। उनके विरोध क्यों नहीं करते। उनका एक बड़ा क्लियर फंडा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कि अगर स्वयं साक्षात भगवान भी आ जाए और वो भी आज़ादी के रास्ते में खड़े हो तो मैं उनका भी विरोध करता हूँ। उनके एजुकेशन के बारे में सबको क्यूरियोसिटी रहती है कि वो कैसे थे पढ़ाई में, या उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा था, एज ए स्टूडेंट वो कैसे थे, और फिर कैसे उन्होंने आगे एज ए पॉलिटिशियन अपनी लाइफ को आगे लीड किया। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? आज से 100 साल पहले, मतलब 1921 में उनका सिलेक्शन हुआ था, तो ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा साल पहले ICS उतना ही टफ था जितना आज टफ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है इफ़ ही वुड हैव बीन विद इंडिया तो वो पार्टीशन को रोक सकते थे? ऐसा एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्टीशन के समय जिंदा होते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अलाइव होते हैं, तो जिन्ना उनके नाम पे सहमति दे सकता था कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस लीड करेंगे इस देश को तो हमें पार्टीशन नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है इफ़ ही वुड हैव बीन द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडियाज़ ग्लोबल पिक्चर वुड हैव बीन डिफरेंट टुडे? प्लानिंग कमीशन के बारे में जब वो बात करते थे, चाहे वो पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट के बारे में बात करते थे, चाहे वो मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के बारे में बात करते थे, तो उस समय जो दक्षिणापंथ के जो लीडर थे वो काफ़ी नाराज़ रहते थे, इन सब मामलों में उनकी नाराज़गी होती थी। तो ऑब्वियस है कि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो आज इंडिया का पिक्चर कुछ और ही होता। Hello folks, welcome to yet another episode of New Delhi Dialogues. This is your host Madhumita, and today with us we have Mr. Sanjay Kumar ji. India's freedom struggle that lasted for almost a century from 1857 to 1947, and there were a lot of life that was being sacrificed to free India from the shackles of British Raj. During that era, the one personality, the nationalist, who emerged as the greatest leader of all time was none other than Netaji Subhash Chandra Bose. Sir, today we are here to discuss about the life of Netaji, and the first thing that came in my mind was his role in the struggle of India during the freedom. So he has established INA and his Azad Hind Fauj. So can you please briefly describe what is the role of INA and also Azad Hind Fauj during the struggle of India? हाँ, आपने ये जो पहला क्वेश्चन जो पूछा है, INA, इंडियन नेशनल आर्मी, और इसका रोल क्या है आज़ादी में। देखिए, ये आज भी ये बहुत बड़ी एक मिस्ट्री है इंडिया में, और हम तो ये बताना चाहेंगे कि जो आज भी आम लोग हैं, जो नॉर्मल जो लोग हैं इंडिया के, उनको
ये ठीक से पता नहीं है कि आखिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतने फेमस क्यों हैं, पहला। दूसरा, आखिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कंट्रीब्यूशन क्या है देश की आज़ादी में। आप देखेंगे कि चाहे आप पुलिस थाने जाइए या कोई सरकारी ऑफिस में जाइए, वहाँ 3 तस्वीरें हमेशा से होती है, गांधी जी की, नेहरू जी की और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। तो गांधी जी का तो हम जानते हैं कि बड़े बड़े मूवमेंट उन्होंने चलाए, नॉन कॉरपोरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट। नेहरू जी भी स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, और चूँकि देश के पहले प्रधानमंत्री थे तो उनके बारे में लोग जानते हैं। लेकिन ये जो नॉर्मल पब्लिक है उसमें आज भी ये कहीं ना कहीं ये अज्ञानता है कि आखिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पूरा रोल क्या है, जो कि आप जो हैं सो उसमें कैसे नेताजी को हम आकलन करेंगे आज़ादी के समय में, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो INA का रोल आता है, इंडियन नेशनल आर्मी क्या है और इसका योगदान क्या है। अब जब हम बात करते हैं देश की आज़ादी का, तो एक सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में हमेशा आता है कि 1947 में ही इंडिया आज़ाद क्यों हुआ। हम जानते हैं कि गांधी जी के जितने भी 3 बड़े बड़े मूवमेंट थे, चाहे वो जैसा हमने चर्चा किया नॉन कॉरपोरेशन, सिविल डिसोबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, ये तीनों मूवमेंट को ब्रूटली ब्रिटिशर्स ने क्रश कर दिया, मतलब पूरी तरीके से उसको दमन किया। तो आखिर 1947 में ऐसा क्या हुआ कि भारत देश को आज़ादी मिला, 1942 का आंदोलन ब्रिटिशर्स ने दबा दिया, उसके बाद भी ऐसा क्या हुआ जो 1947 में भारत आज़ाद हुआ। तो इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ INA, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी, वी गॉट फ्रीडम इन 1947। तो ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है INA की। सर एक और चीज़ है कि दोनों, अभी आपने बात की गांधी जी की आइडियोलॉजी के बारे में, दोनों की आइडियोलॉजी में बहुत डिफरेंस था, लेकिन दोनों को एक दूसरे के लिए इमेंस रिस्पेक्ट भी था। नेताजी को गांधी जी के लिए, एंड गांधी जी भी नेताजी की सोच को कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन उनके लिए रेस्पेक्ट बहुत था। तो हमेशा गांधी जी का नॉन वायलेंस मूवमेंट रहा है, और नेताजी ने हमेशा सपोर्ट किया है द आइडियोलॉजी ऑफ पूर्ण स्वराज, जो कॉइंड किया था शहीद भगत सिंह ने। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के डिफरेंसेस ऑफ आइडियोलॉजी हमें दिखते हैं। आपको क्या लगता है, क्या फंडामेंटल डिफरेंसेस है दोनों की सोच में? हाँ, गांधी जी का हमेशा से ये दबाव रहा कि साध्य और साधन की पवित्रता जी। उनका ये कहना था कि आज़ादी पाना हमारा गोल तो है, लेकिन हम किस माध्यम से आज़ादी पाना चाहते हैं। तो 2 तरह का माध्यम होता है, एक है कि नॉन वायलेंट मीन से हम अहिंसा के मार्ग पे चल के आज़ादी पाएं, दूसरा है हिंसा के जरिए, वायलेंस के। तो कहीं न कहीं आप जो देखते हैं भगत सिंह, खुदीराम बोस और उसके बाद रास बिहारी बोस, ये कहीं न कहीं हिंसा के मार्ग से परहेज नहीं करते थे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में ये जो बेसिक जो डिफरेंस था वो ये था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि आज़ादी हमें चाहिए, हमें उसके मार्ग पे ज़्यादा बहस नहीं करना चाहिए कि किस मार्ग से मिले, जिस भी मार्ग से मिले हमें आज़ादी देश का पाना है, चाहे वो वायलेंट मीन से हो चाहे वो नॉन वायलेंट मीन से हो। तो ये एक पहला डिफरेंस था गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस में। दूसरा एक बड़ा डिफरेंस ये रहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में नेताजी का ये मानना था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये उनकी एक बेसिक फिलॉसफी थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नेताजी का मानना था कि जो जापान है, जर्मनी है और इटली है, वो बेसिकली इंग्लैंड, US और फ्रांस के अपोजिट में है। हाँ। तो नेताजी का मानना था कि अगर हम, भले US डेमोक्रेटिक कंट्री है और इंग्लैंड अपने आप को डेमोक्रेसी मानती है कि हम भी डेमोक्रेटिक कंट्री, अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में
अगर हम यूएस के पास जाते हैं, जो कि इंग्लैंड का सबसे बड़ा मित्र है, तो यूएस हमें सपोर्ट नहीं करेगा। तो उनकी फिलॉसफी था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो यूएस और इंग्लैंड का दुश्मन जापान, जर्मनी और इटली है, तो हमें उनसे सपोर्ट लेना चाहिए। इसमें गांधी जी के साथ उनका डिफरेंसेस था। उनका कहना था कि चूंकि हिटलर लीड कर रहा है जर्मनी को और मुसलिन जो था वो इटली को लीड कर रहा था, तो उनका कहना था कि ये नाजीवादी और फासिस्ट लोग हैं, इनसे मिलके हम देश की आज़ादी में कोई भी हेल्प नहीं लेना चाहते और इनसे मिलके हम देश को आज़ाद नहीं करना चाहते। और नेताजी का इसमें बहुत बड़ा डिफरेंसेस था, जिसके चलते कि उन्होंने फिर 1939 में कांग्रेस प्रेसिडेंसी से रिज़ाइन किया और फिर वो अफगानिस्तान के रास्ते फिर मास्को गए, फिर इटली गए, फिर जर्मनी। बिल्कुल सर, जैसे आपने अभी चर्चा की कि उन्होंने कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप से रिज़ाइन कर दिया, आपको क्या लगता है, वाज दैट एन इमोशनल मूव बाय नेताजी? जब ये इंसिडेंट आता है कि नेताजी काफ़ी समय बाद 1939 में कांग्रेस के प्रेसिडेंसी के लिए चुनाव हुआ और उनके अपोजिट में, नेताजी के अपोजिट में सीतारामैया जो थे, साउथ के बड़े लीडर थे, वो उनके अपोजिट में चुनाव लड़े और वो बुरी तरीके से हारे और वो बेसिकली गांधी जी के कैंडिडेट माने जाते थे। तो गांधी जी ने फिर पब्लिकली ये स्टेटमेंट दिया कि ये जो सीतारामैया का हार है वो मेरा हार है और जो लोग कांग्रेस पार्टी में, अब कांग्रेस पार्टी में सबसे ज़्यादा जो लॉयल हैं वो कांग्रेस पार्टी में आज ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। उनको इतना ज़्यादा नाराज़गी था नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। तो 1939 में जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाने की बात हुई तो गोविंद वल्लभ पंत थे, उन्होंने एक पंत प्रस्ताव पारित किया कि भले नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन वर्किंग कमेटी जो है वो गांधी जी के मर्जी से बनना चाहिए। अच्छा। और इस तरह का रिजोल्यूशन उन्होंने पास करवा लिया। तो अब नेताजी जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, तो जनरली कांग्रेस के प्रेसिडेंट ही वर्किंग कमेटी बनाते हैं, जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी। तो ये कहीं ना कहीं जो पंत प्रस्ताव का फंदा उनके गले में डाल दिया गया और गांधी जी कहीं किसी भी तरीके से सहमत नहीं थे नेताजी के बहुत सारे विचारों से उस समय। तो फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लगा कि जब गांधी जी भी सहमत नहीं और ये पंत प्रस्ताव आ गया है तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि अब हम रिज़ाइन ही कर देते हैं। तो उन्होंने मजबूरी में फिर उनको रिज़ाइन करना पड़ा, क्योंकि किसी का सपोर्ट नहीं मिला, ना गांधी जी का सपोर्ट मिला, ना सरदार पटेल जी का मिला और लास्ट टाइम में फिर नेहरू जी भी सपोर्ट उनको नहीं कर पाए। तो इसके चलते फिर उनको रिज़ाइन देना पड़ा। सर, हम जिस जीवन शैली से इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं नेताजी की, जैसे मेरा भी रूट्स बंगाली, वैसे तो ही वॉज सन ऑफ इंडिया, बट कहीं ना कहीं उस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ। तो मैंने सुना है कि नेताजी वॉज इंस्पायर्ड बाय स्वामी विवेकानंद जब अपने चाइल्डहुड एज में, जब वो कहीं ना कहीं एक टीनेजर थे, 15 ईयर्स ओल्ड। तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ ऐसी है जो उनको, या कोई ऐसा इंसान है जिसने उन्हें गाइड किया हो, या जो इंस्पिरेशन है उनके इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, ऐसा कोई? हाँ, देखिए, आपने बहुत अच्छा बताया, इसमें कोई दो मत नहीं है कि नेताजी के जो सबसे बड़े इंस्पिरेशन के सोर्स रहे इनिशियल डेज में वो स्वामी विवेकानंद ही थे। और नेताजी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया भी कि माय स्पिरिचुअल गुरु वाज स्वामी विवेकानंद, और उनके पॉलिटिकल गुरु थे वो भी बंगाल से थे, वो थे देशबंधु चित्तरंजन दास। तो कुछ स्टोरी इसमें ऐसा हुआ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईसीएस से रिज़ाइन करके 1921 में बॉम्बे आए शिप के जरिए। तो उनकी पहली मुलाकात गांधी जी से हुई, वो सबसे पहले गांधी जी से मिलने के लिए पहुंचे। और गांधी जी से जब उनकी मुलाकात हुई तो गांधी जी से मुलाकात के दौरान उन्होंने गांधी जी से बहुत सारे सवाल किए कि बताइए, उसमें नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट भी चल रहा था। तो उसमें बोले कि बताइए गांधी जी, हम तो आईसीएस की नौकरी से रिज़ाइन करके आए हैं और आपके साथ काम करना चाहते हैं, आप बताइए कि क्या प्लानिंग है आपके पास, कैसे आप देश को आज़ादी दिलाएंगे इस नॉन कॉर्पोरेशन के थ्रू। और आप बोलते हैं कि नॉन वायलेंस के थ्रू ही देश को आज़ादी मिलेगी, तो कैसे मिलेगी, क्या क्या कार्यक्रम है, कैसे हम लोग आज़ादी पा सकते हैं। आप बोलते हैं विद इन 1 ईयर हम देश को आज़ाद कर सकते हैं। तो गांधी जी से उन्होंने इतने सवाल पूछे कि गांधी जी भी परेशान हुए। उस समय नेताजी भी बहुत युवा थे।
तो अब जो है सो फिर गांधी जी ने उन्हें सलाह दिया नेताजी को कि आप तो बंगाल से हैं, तो बंगाल में आपके जो सबसे जो बड़े लीडर है देश बंधु चित्तरंजन दास, आप तो सौभाग्यशाली कि आप उनके नेतृत्व में वहाँ लीडरशिप में काम करेंगे, आप वहीं से अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट कीजिए। तो फिर वो बंगाल गए, तो ऐसे चित्तरंजन दास जी उनके राजनीतिक गुरु बने और विवेकानंद जी उनके स्पिरिचुअल गुरु तो थे। तो कहीं ना कहीं वो दूसरे इंस्पिरेशन उनकी लाइफ में थे। अच्छा, तो जब हमेशा ही लोग कहते हैं दैट ही वॉज अ पेट्रियट फर्स्ट देन अ पॉलिटिशियन, और नेहरू जी या गांधी जी के बारे में भी लोग बोलते हैं कि वो पेट्रियट हैं, बट कहीं ना कहीं पहले पॉलिटिशियन हैं, फिर पेट्रियटिज्म आता है। तो आपको क्या लगता है इन तीनों के बीच में, सबकी आइडियोलॉजी थोड़ी बहुत डिफरेंट है, फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या है इन तीनों में, नेहरू जी, गांधी जी एंड नेताजी की सोच विचार में? नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस तो और नेहरू थी। जी के साथ भी, हाँ। और नेहरू जी, ऑब्वियस है कि नेहरू जी के साथ भी कुछ कुछ मुद्दे पे असहमति थी। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, इस देश के दोनों बड़े यूथ लीडर थे, हाँ बिल्कुल, शुरुआती दौर में, और दोनों को मोस्ट एलिजिबल बैचलर बोला जाता था इंडिया का यस उस जमाने में जी। तो चूंकि नेहरू जी पहले ही शादी कर चुके थे, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस फिर बने कि वो सबसे मोस्ट एलिजिबल बैचलर थे, क्योंकि उस जमाने में आईसीएस से रिजाइन मार के पॉलिटिक्स ज्वाइन करना ये बहुत बड़ी बात होती थी। तो ऐसे कई मुद्दे थे जो इनिशियल दिनों में नेहरू जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिल के काम किया, और बहुत सारे मुद्दों में उनकी सहमति भी थी। जैसे आप देखेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी बंगाल के पहले कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सीईओ बने, फिर मेयर भी बने। उसी तरीके से नेहरू जी भी इलाहाबाद में मेयर वगैरह बने, वो भी बने। दोनों जो है सो लेबर यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे इनिशियली टाइम पे जी। तो अच्छा, दोनों सोशलिस्ट पार्टी से, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी था, उनको भी उन्होंने नेतृत्व किया, और दोनों सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत इन्फ्लुएंस भी थे। तो इस तरीके से शुरुआती दौर में वो अच्छा रहा। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का गांधी जी से डिफरेंस बढ़ते गया, तो उसी हिसाब से फिर नेहरू जी से भी डिफरेंस इनकी बढ़ते गई। क्योंकि जैसा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने इंडियन स्ट्रगल बुक में भी बताते हैं कि गांधी जी के जितने भी शिष्य हैं, हाँ, चाहे वो जेबी कृपलानी हो, राजा जी हो, चाहे वो सरदार पटेल जी हो, चाहे जितने भी शिष्य हैं, तो उनका एक बड़ा क्लियर सोचना था गांधी जी के बारे में कि गांधी जी के जितने शिष्य हैं वो बेसिकली 3 बंदर की तरह है। हाँ। और उसमें से जैसे 3 बंदर में होता है, एक बंदर जो कुछ देखता नहीं है, दूसरा जो कुछ सुनता नहीं है, और तीसरा जो कुछ बोलता नहीं है। तो उनको इस बात से, नेताजी को इस बात से बहुत ही नाराजगी थी कि गांधी जी अगर कोई बात बोलते हैं तो उनके शिष्य उनको ब्लाइंडली क्यों फॉलो करते हैं, हाँ, उनके विरोध क्यों नहीं करते हैं, और अपना भी व्यू दे सकते हैं, अपना भी व्यू क्यों नहीं देते हैं। तो उनका एक बड़ा क्लियर फंडा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कि अगर स्वयं साक्षात भगवान भी आ जाए और वो भी आज़ादी के रास्ते में खड़े हो तो मैं उनका भी विरोध करूँ। वो इस तरीके के लीडर थे। हाँ। उनका कहना था कि आज़ादी सर्वोपरि है, न कि कोई लीडर का बोला हुआ स्टेटमेंट, है ना। दूसरा तरीके से आप समझ सकते हैं इन तीनों का संबंध, खासकर गांधी जी और नेताजी का। तो अगर हम इंडियन मैथोलॉजी से कोरिलेट करें इनका कि किस कैरेक्टर के साथ आप इंडियन मैथोलॉजी में गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आप कैरेक्टर को रिसेंबल करते हैं, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कैरेक्टर है वो लॉर्ड कृष्णा से बहुत मिलता है। लॉर्ड कृष्णा जी का जो कैरेक्टर था कि साम दाम दंड भेद, महाभारत में जिस तरह से उन्होंने यूज़ किया पांडवों को जिताने के लिए, और आप देखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी कैरेक्टर एकदम वैसे ही कृष्ण के जैसा मिलता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी से, जापान से, इटली से मिल के आईएनए बनाना और उसी आईएनए को इंग्लैंड के अगेंस्ट यूज़ करना, और हमारा ये जो एरिया था सिक्किम, मणिपुर, उधर से वो आईएनए का सेना आ चुका था, ब्रिटिशर से लड़ा भी, बिल्कुल, है ना, और शुरुआती दिनों में उनको अच्छा खासा उनको मतलब टक्कर दिया। तो उस हिसाब से जो
कृष्ण भगवान की जो फिलॉसफी थी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वो नेताजी के फिलॉसफी से काफ़ी मिलती है। और जैसा गांधी जी का फिलॉसफी है, वो भीष्म का फिलॉसफी है, महाभारत के फॉलो भीष्म, करना कि हमने एक बार बोल दिया कि नॉन वायलेंस सर्वोपरि है, तो फिर अब हम इसमें किसी भी तरह का कोई भी किंतु परंतु नहीं सुनेंगे। और जैसे भीष्म प्रतिज्ञा से बंधे थे, वैसे गांधी जी नॉन वायलेंस से बंधे थे। चाहे देश की आज़ादी में थोड़ा डिले भी हो तो भी हम नॉन वायलेंस नहीं छोड़ें। हाँ। तो सर, जैसे इसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, तो नेताजी को लगता था कि सिर्फ नॉन वायलेंस से देश की आज़ादी हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता था जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनसे सपोर्ट लेने में हम कभी भी हेजिटेट हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ये चाहते थे इंडिया के लिए पूर्ण स्वराज। वो ये चाहते थे कि इंडिया एक बार फ्री हो जाए, उसके बाद ये नहीं कि भ्रष्ट नेताओं के या फिर जमींदारों के पैरों तले वो कुचला जाए। कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि इंडिया को एक कंप्लीट फ्रीडम मिले और इंडिया आने वाले समय में सशक्त हो। तो जब इसकी बात हो रही है तो कहीं ना कहीं उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट में भी बहुत ज़्यादा जोर दिया। ही ऑलवेज बिलीव्ड इन पावर ऑफ विमेन, और इस वजह से आपको ये पता है कि INA में या इनकी आज़ाद हिंद फौज में विमेन का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कैप्टन लक्ष्मी सहगल का, तो एक्चुअली कैप्टन लक्ष्मी सहगल लिव्ड इन कानपुर, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, और उनकी जीवन शैली में विचारधारा के बारे में हमने पढ़ा भी है। लेकिन क्योंकि वो ऐसे एरिया से बिलोंग करती थी, उनसे एक बार मिलने का सौभाग्य मिला मुझे। तो और वो वहाँ पे एक छोटा मोटा चैरिटेबल लोगों के लिए एक हॉस्पिटल चलाती थी, जहाँ वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए सर्व कर रही थी। और लक्ष्मी सहगल का रोल INA में या आपके आज़ाद हिंद फौज में उन्होंने रिक्रूट भी किया लेडीज़ को आपकी झांसी रेजिमेंट के लिए। तो आप ये बताना चाहेंगे कि विमेन का क्या रोल था आज़ाद हिंद फौज में, और कैसे उन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में नेताजी के नेतृत्व में उन्होंने साथ दिया? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जैसा कि आपने बताया कि INA का जब गठन किया, हाँ, तो उसमें एक झांसी रेजिमेंट बनाया, बिल्कुल, जिसमें सारे वुमेन फोर्सेस थे। तो ये दूरदर्शिता उनका बताता है कि आज जो हम वुमेन एम्पावरमेंट का बात करते हैं कि वुमेन को इक्वालिटी मिलना चाहिए, और जो वुमेन है वो किसी भी तरीके से मैन से पीछे नहीं है, तो उस ज़माने में ही ये नेताजी को आइडिया था। और अपने बुक में भी उन्होंने लिखा है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ हम वुमेन को गॉडेस मानते हैं। हमारे यहाँ एक ऐसी मतलब कि एक ऐसा हमारा रिलीजन है, हिंदू रिलीजन, जिसमें वुमेन गॉडेस है और वो बहुत शक्तिशाली है। चाहे वो माँ दुर्गा हो, चाहे वो माता पार्वती हो, सोर्स ऑफ पावर कह सकते हैं, चाहे वो माँ काली हो। तो इस पूरे प्लैनेट में अगर कोई सभ्यता और संस्कृति जो इतने लंबे समय तक अभी भी जीवित है और चल रही है सक्सेसफुली, ऐसे ग्रीस वगैरह में भी रिलीजन थी, वो भी मल्टी गॉड का कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो खत्म हो गया। लेकिन आज भी एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन जो आज भी सक्सेसफुली नेविगेट कर रही है, उसमें एकमात्र हिंदू रिलीजन है जो वुमेन को इतना ज़्यादा एम्पावरमेंट किया, और हम भगवान मानते हैं और गॉडेस मानते हैं। तो उस जमाने में भी नेताजी बताते हैं कि जब आधी आबादी महिलाओं की है, तो आप उनको वंचित कैसे कर सकते हैं मेन स्ट्रीम, और जब तक आप उनको अपने साथ में नहीं लेंगे तो देश की आज़ादी का फिर फायदा क्या है, और फिर देश आज़ाद भी कैसे होगा। तो आप आधी जो आपका वर्किंग फोर्स है उसको तो आपने हटा दिया है। बिल्कुल, तरह तरह के कुरीतियों से, जो हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ आई, उससे कैसे वुमेन को सप्रेस किया गया सालों साल से, है ना। तो वो दूरदर्शिता उनका बताता है। कहीं ना कहीं। तो सर, नेताजी की जीवन शैली के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन आज भी लोग याद करते हैं इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। बट उनके एजुकेशन के बारे में, जैसे कि मैं खुद भी आती हूँ, बिलोंग करती हूँ बंगाल से, तो उनके एजुकेशन के बारे में सबको एक क्यूरियोसिटी रहती है कि वो कैसे थे पढ़ाई में, या उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा था, एज अ स्टूडेंट वो कैसे थे, और फिर कैसे उन्होंने आगे एज अ पॉलिटिशियन अपनी लाइफ को
आगे लीड किया, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि आप देखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचपन से बहुत ही मेधावी छात्र। बिल्कुल। जैसा कि आप जानते हो कि 14 भाई बहन थे वो लोग। हाँ। उसमें से 8 भाई और 6 बहन थे। उसमें से नेताजी का पोजीशन 9th में थे, 9th रैंक पे था वो 9th क्रम में थे। तो ये जो 8 भाई थे उनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मेरे हिसाब से शायद 5 या 6 बड़े भाई थे। तो उनके जो 4-5 जो बड़े भाई थे उनमें सब कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, अच्छे शरद चंद्र बोस जो उनके सबसे क्लोज ब्रदर थे, वो बहुत बड़े वकील थे अपने समय के, वो उनसे काफ़ी क्लोज थे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बड़े भाइयों के संरक्षण में जब रहे तो इनके आइडिया भी काफ़ी डेवलप्ड हुए और तरह तरह का डाइवर्स बुक्स भी पढ़ते थे। खुद की भी सोच उन्होंने, खुद के भी सोच उनका डेवलप हुआ। तो वो एक एनवायरनमेंट का बहुत फर्क पड़ा। उनके फादर खुद ही बहुत बड़े वकील थे, एडवोकेट थे। तो उनका पालन पोषण एक ऐसे एनवायरनमेंट में हुआ जहां वो इंटेलेक्चुअली बहुत मजबूत रहे बचपन से ही। दूसरा, जब मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम हुआ तो कोलकाता यूनिवर्सिटी मैट्रिकुलेशन करवाती थी और वो 4 स्टेट से मिला के यूनिवर्सिटी वो 4 स्टेट को कवर करती थी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। तब जब बंगाल प्रेसिडेंसी हाँ, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और ये आपका झारखंड भी आ वो सारा बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर ही आता था। तो उस जमाने में मैट्रिकुलेशन में उनका 2nd रैंक था पूरा यूनिवर्सिटी, जो अपने आप में बताता कि वो कितने मेधावी छात्र रहे। फिर वो प्रेसिडेंसी कॉलेज गए। प्रेसिडेंसी कॉलेज में उनके ऊपर आरोप लगा कि आपने एक प्रोफेसर ओटेन, उनको आपने पीटा है, क्योंकि वो हिंदू देवी देवताओं के बारे में और हिंदू के जो हमारे भारतीय जो महापुरुष थे उनके बारे में कुछ अपशब्द उन्होंने बोला था क्लासरूम में। बिल्कुल। तो उनके ऊपर आरोप लगा कि आपने उनको पीटा है। तो उससे क्या हुआ कि उनको रेस्टिकेट कर दिया गया। तो 2 साल के लिए फिर वो एक मेंटल शोषण ही था इंडियन मेंटालिटी का कहीं ना कहीं ब्रिटिश के द्वारा। तो फिर उसके बाद उनको स्कॉटिश चर्च कॉलेज में फिर एडमिशन मिला। फिर वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद फिर वो ICS के लिए चले गए। तो जब आप बात करते हैं कि वो कैसे मेधावी छात्र थे, तो जैसा कि आज हम लोग जानते हैं कि UPSC का परीक्षा जो IAS का आज भी कितना टफ है। तो अगर कोई पूछे आपसे या हमसे कि ये जो UPSC जो ICS का जो परीक्षा जो आज होता है वो आज ज़्यादा टफ था या उस ज़माने जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब ICS से रिजाइन किया तो उस समय ज़्यादा टफ था? तो आपको बताएंगे कि आज से 100 साल पहले, मतलब 1921 में उनका सिलेक्शन हुआ था, तो ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा साल पहले ICS उतना ही टफ था जितना आज टफ। अच्छा। और उस ज़माने में 6 पद के लिए वैकेंसी निकला था और उनका 4th रैंक आया था और वो रैंक उनका 1st भी आता। लेकिन चूंकि उस संस्कृत के पेपर में वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि वो क्या किए कि क्वेश्चन और आंसर शीट जब उनको मिला तो वो क्वेश्चन में ही आंसर लिखने लगे। इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि ये तो हमको सब आता है। तो सोचे कि क्वेश्चन में आंसर लिख लेते हैं, फिर इसको हम फेयर करेंगे बाद में पूरा खत्म करके। और वो आधा ही फेयर कर पाए थे अपने आंसर शीट में कि वो घंटी बज गई और टाइम समाप्त हो गया। तो उनको बहुत अफसोस हुआ कि मेरा मूर्खता के चलते ये पेपर खराब हो गया। फिर भी वो 4th रैंक लाए। तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ लाइक करते हैं वो, किस तरीके के इंटेलिजेंट वो स्टूडेंट। सर, नेताजी वाज रिस्पेक्टेड बाय ऑल। टिल टुडे आवर यूथ इज इंस्पायर्ड बाय हिज आइडियाज़। और जैसे कि आपने नेताजी के बारे में बात की, आपको भी काफ़ी डीप थॉरो नॉलेज है उनके बारे में। सर, आपको ये पता है ही वॉज अ मैन ऑफ क्लैरिटी। उनका कोई भी हिडन एजेंडा नहीं था। He has always tried to unite all the religions under one umbrella in Azad Hind Fauj, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या क्रिश्चियनिटी। तो आपको क्या लगता है इफ़ he would have been with India तो वो पार्टीशन को रोक सकते थे? हाँ, ये एक हमेशा से एक बड़ा सवाल आता है कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1947 में इंडिया को लीड कर रहे होते या वो इंडिया में होते और अलाइव होते तो क्या ये पार्टीशन होता? तो देखिए, पार्टीशन का थोड़ा एक बैकग्राउंड हम आपको बताना चाहेंगे। ये पार्टीशन दरअसल हुआ कैसे। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनका गांधी जी से एक बड़ा डिफरेंस था। हुआ क्या कि गांधी जी 1915 में तो भारत आ गए थे। तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बाद ऑल इन ऑल
कांग्रेस पार्टी के गांधी जी बन गए। तो गांधी जी का एक अपना सिस्टम था कांग्रेस पार्टी चलाने का, तो वो एक आश्रम में कांग्रेस पार्टी को कन्वर्ट कर दिए जिन्ना के हिसाब से, कि कांग्रेस पार्टी को उन्होंने एक आश्रम बना दिया। आश्रम में सुबह शाम रघुपति राघव राजा राम प्रेयर होना चाहिए, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्था जो गांधी जी का आया और पूरे कांग्रेस पार्टी गांधी जी के हाथों में जब आ गया कि सारे निर्णय गांधी जी के सहमति से ही हो सकते थे, ऑल इन ऑल गांधी जी थे, तो जिन्ना की दूरी गांधी जी से फिर बढ़ती गई। खासकर जब गांधी जी थोड़ा रिलीजियस प्रैक्टिस जब लेके आए कांग्रेस पार्टी के अंदर में, तो उनसे भी जिन्ना को बहुत खींच हुआ। तो धीरे धीरे जिन्ना का गांधी जी के जितने भी शिष्य थे, चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे आचार्य कृपलानी हो, चाहे पंडित नेहरू जी हो, सबसे उनका गुस्सा बढ़ते गया। तो आप एक चीज देखेंगे कि गांधी जी का डिफरेंसेस नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी था, और भले वो डिफरेंस अलग वजह से था, लेकिन जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1938 में 1938 में जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, तो वो जिन्ना से मिलने गए, क्योंकि वो मुस्लिम लीग के बड़े नेता बन चुके थे। तो वो बताते थे, जब वो मिलने जाते थे तो वो बोलते थे कि आपको प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस पार्टी से, आप हमारे साथ मिल के क्यों नहीं काम कर सकते। तो जिन्ना बोलते थे कि देखिए, आपके कांग्रेस पार्टी में हमको आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम गांधी जी से है। उनका जो एक सिस्टम है, उनका जो एक तरीका है, उससे हमको समस्या है। तो ऐसा एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्टीशन के समय जिंदा होते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अलाइव होते हैं, तो जिन्ना उनके नाम पे सहमति दे सकता था कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस लीड करेंगे इस देश को, तो हमें पार्टीशन नहीं चाहिए। लेकिन वो गांधी जी तो चलो ठीक है, गांधी जी जब पार्टीशन के 1947 में, तो नेहरू जी पीएम के कैंडिडेट हो गए थे, तो नेहरू जी से उनको बहुत समस्या थी, क्योंकि वो गांधी जी के परम शिष्य में आते थे और उन्हीं की ऑलमोस्ट लेगेसी को वो आगे उनकी आइडियोलॉजी को मानते भी। तो ये एक आर्गुमेंट लोग देते हैं कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस लीड कर रहे होते कांग्रेस को, तो जिन्ना उनके नाम पे सहमति होता, इसलिए कि बंगाल में जितने भी मुस्लिम हैं उनमें भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत फेमस है। आज भी बंगाल की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 30%। उस समय भी मुस्लिम पॉपुलेशन काफी थी। तो उस हिसाब से भी देखा जाता तो नेताजी का जो मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत इन्फ्लुएंस था, तो उनके नाम पे अगर जिन्ना सहमत हो जाते, अगर नेताजी प्राइम मिनिस्टर होते, तो बहुत सारे समस्याओं का समाधान हो सकता। क्योंकि जब वो थे सर, रिलीजन के बारे में हम बात भी नहीं कर रहे थे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर एक रिलीजन का उतना ही सपोर्ट और उतना ही कंट्रीब्यूशन था आज़ाद हिंद फौज में, और हमने कभी भी इस तरह की कोई डिफरेंसेस या डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं की थी। हम सब बात कर रहे थे कहीं ना कहीं संगठित होके इंडिया की फ्रीडम के बारे में, और इंडिया एज अ ग्लोबल गुरु या जो भी है, वो फ्यूचर में किस तरह से इमर्ज होता है। और सर ऑब्वियसली हम सब यूथ आज नेताजी के आइडियाज़ को मानते हैं और बहुत मिस करते हैं उनको। आपको क्या लगता है, इफ ही वुड हैव बीन द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडियाज ग्लोबल पिक्चर वुड हैव बीन डिफरेंट टुडे? एकदम डिफरेंट होता, क्योंकि नेताजी में जो फार रीचिंग आइडियाज़ थे, बहुत दूरदर्शिता था उनमें, और वो बहुत क्लैरिटी था उनमें कि अगर देश आज़ाद होता है, आपको हम एक एग्जांपल देते हैं कि पहली बार ये जो प्लानिंग कमेटी, जो हम प्लानिंग कमीशन आज़ादी के बाद जो सुनते हैं, नेहरू जी ने जिसको बनाया प्लानिंग कमीशन, और एक बहुत बड़ा रोल रहा। अभी वो पॉलिसी कमीशन, उसको एक हम क्या नाम बोल सकते हैं, जो प्लानिंग कमीशन का नाम अभी मोदी जी ने बदल दिया है, उसको हम लोग नीति आयोग बोलते हैं। नीति आयोग। तो ये जो नीति आयोग है, योजना आयोग है, उनका नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहले ही एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया था 1938 में। उसको बोलते थे योजना कमेटी, प्लानिंग कमेटी। उन्होंने उस जमाने में ही बना लिया था, 38 में, आज़ादी से पहले, और उसका अध्यक्ष नेहरू जी को उन्होंने अपॉइंट किया था। तो आप देख सकते हैं कैसे नेहरू जी से डिफरेंस होने के बावजूद भी जो उनका जो सबसे महत्वपूर्ण जो कमेटी था कांग्रेस प्रेसिडेंसी में, योजना कमेटी, उनके अध्यक्ष थे नेहरू जी। तो वो इस दूसरे मामले में बहुत क्लियर थे कि जब देश आज़ाद होगा तो हम आर्म्स एम्यूनिशन का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे,
आर्मी को मॉडर्नाइज करेंगे, न्यूक्लियर वेपन भी डेवलप करेंगे ताकि वेस्टर्न कंट्री के साथ हम उसके समकक्ष खड़ा रहेंगे। तो वो इस मामले में बहुत क्लैरिटी था उनमें। वो सिर्फ फ्री करने की नहीं सोच रहे थे, वो इंडिया को कहीं ना कहीं पूरी तरह से डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे थे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कैसे प्रॉपर यूज हो। तो इन सब मुद्दों में भी इवन परिवार नियोजन और जनसंख्या कंट्रोल एक्ट के बारे में नेताजी उस जमाने में बात करते थे। आज तक हम लोग देखिए पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट पास नहीं कर पाए, लेकिन आज़ादी के पहले भी उनके दिमाग में ये प्लानिंग, वो एक विजनरी थे। और ये जब प्लानिंग जब ये बताते थे, चाहे वो योजना प्लानिंग कमीशन के बारे में जब वो बात करते थे, चाहे वो पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट के बारे में बात करते थे, चाहे वो मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के बारे में बात करते थे, तो उस समय जो कुछ जो दक्षिणापंथ के जो लीडर थे वो काफ़ी नाराज रहते थे। इन सब मामलों में उनकी नाराज़गी होती थी। तो ऑब्वियस है कि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो आज इंडिया का पिक्चर कुछ और ही होता। और सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपके क्या थॉट्स है? पीपल से दैट ही वाज ऑन द फोर फ्रंट टू अपोज नेताजीज इलेक्शन, या वो जो नेक्स्ट टाइम कांग्रेस के लीडर चुने जाते या वो कंटिन्यू करते, इसके वो अगेंस्ट थे कहीं ना कहीं। हाँ, वल्लभ भाई पटेल जो सरदार पटेल जी हैं, उनका उनसे नेताजी से कुछ वैसा पर्सनल डिफरेंसेस तो नहीं थे, लेकिन जैसा कि गांधी जी के मार्ग को स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले में सरदार पटेल जी का भी रोल बहुत आता है। और वो भी जो है सो, चाहे वो नेहरू जी हो, पटेल जी हो, चाहे आचार्य कृपलानी हो, राजा जी हो, वो ब्लाइंडली फॉलो करते थे ऑलमोस्ट गांधी जी को। तो नेताजी नहीं फॉलो करते थे। तो एक ये तो पर्सनल डिफरेंस था। दूसरा एक और इसमें एक स्टोरी ये है कि सरदार पटेल जी के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल जी, वो बेसिकली नेताजी को बहुत मानते थे, और अपने मृत्यु के अंतिम समय में उन्होंने ऑलमोस्ट काफ़ी प्रॉपर्टी जो है वो नेताजी के ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर दिया, क्योंकि उनको ये पता था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बार बार कांग्रेस पार्टी में अलग थलग पड़ जाते हैं, जबकि बहुत बड़े लीडर हैं, इनमें पोटेंशियल बहुत है। तो विट्ठल भाई पटेल जी का ये मानना था कि इनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट जो मिलना चाहिए वो कहीं नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने अपनी काफ़ी प्रॉपर्टी उनके ऑर्गेनाइजेशन को दे दी, नेताजी के ऑर्गेनाइजेशन को। तो ऐसा बोला जाता है कि कहीं ना कहीं ये भी एक डिफरेंस का कारण बना सरदार पटेल जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच, क्योंकि सरदार पटेल जी के बड़े भाई जनरली वो प्रॉपर्टी मिलना चाहिए था सरदार पटेल जी को, लेकिन वो चूँकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मिला कुछ सोशल वर्क के लिए, तो वो भी थोड़े समय के लिए मेरे हिसाब से पर्सनल डिफरेंसेस होगी, क्योंकि पटेल जी उस जमाने के बहुत बड़े लीडर थे और बहुत बड़े दिल वाले थे। तो ये बातें हमें नहीं लगता है कि वो इन बातों को ज़्यादा केयर करते हैं। सर, मन में एक रिग्रेट हमेशा रहता है, जो बड़ी पर्सनालिटीज़ होती है, दोज हु आर वेरी इन्फ्लुएंशियल, या जिन्होंने समाज की रचना के लिए कुछ डिफरेंसेस लाए, लोगों के लिए काम किया है, उनकी लाइफ के साथ हमेशा जो एंड होता है वो हमेशा कहीं ना कहीं डार्कनेस में, या सब कुछ बहुत हिडन और सीक्रेट रहता है। जैसे कि हमने बोला दैट सुभाष चंद्र बोस नेवर हैड अ हिडन एजेंडा, एंड सच अ बिग नेशनलिस्ट, सच अ बिग आइडियलिस्टिक पर्सन who emerged as India's one of the greatest freedom fighter। तो ऐसे इंसान की लाइफ में why there is so much secrets, and why the end of Subhash Chandra Bose life is all in secrecy? हाँ, देखिए, ये तो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री आज भी है कि 1945 में 18 अगस्त 1945 में क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु प्लेन क्रैश में हुई कि नहीं, इसमें बहुत रिसर्च हुआ है, और काफ़ी लोगों ने रिसर्च करके दोनों तरह का व्यू दिया है। एक पक्ष बोलता है कि नहीं, उनकी मृत्यु 1945 18 अगस्त को हो गई थी। दूसरा पक्ष बोलता है कि नहीं, उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, जिसमें आपके अनुज धर जो सबसे ज़्यादा उन्होंने रिसर्च भी किया, नेताजी फाउंडेशन के नाम से उन्होंने वो ऑर्गेनाइजेशन चलाया, उनके ऊपर टीवी सीरीज़ भी बनी उनके बुक के ऊपर, द बिगेस्ट कवर अप करके। ऐसे तो दोनों पक्ष है,
एक पक्ष बोलता है कि नेताजी गुमनामी बाबा के तौर पे हाँ। यूपी में कई दिनों तक जो रहे। उसकी उनकी फैमिली जो है, हाँ। डिस्टेंट फैमिली या जो भी है उनके वंशज, वो इस चीज़ को डिस्कार्ड करते हैं सर कहीं ना कहीं, कि उनकी लाइफ गुमनामी में नहीं रही होगी या जो भी है। तो आपको सच में लगता है कि ही एंडेड अप इन दैट प्लेन क्रैश, और मे बी चांसेस आर ही सर्वाइव्ड, या कहीं ना कहीं वो अकेले में रह के इंडिया की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हो, या इंडिया के लिए, अपने देश के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहे हो? आपको ऐसा लगता है? देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेरे भी पॉलिटिकल रोल मॉडल हैं, और चूँकि वो मेरे रोल मॉडल है तो मेरा भी उनके ऊपर काफ़ी रिसर्च है। उनसे रिलेटेड 10 से 15 बुक तो हम ऐसे ही पढ़ चुके हैं जी। और मेरी जो स्टडी है उनके बारे में, और जो मेरा जो गहरा अध्ययन है, मेरा तो ये मानना हमेशा से रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस तरीके के लीडर थे, अगर वो जीवित होते 1945 के बाद, तो दुनिया की कोई भी ताकत उनको इंडिया वापस आने से रोकती नहीं। और वो इस तरीके के व्यक्ति थे कि वो कभी भी गुमनामी बाबा के रूप में कभी भी छिप के रह ही नहीं सकते। जब देश आज़ाद हो रहा है 1947 में, और आज़ादी के साथ साथ इतना बड़ा पार्टीशन हो रहा है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बोला जाता है कि वो रसिया में थे उस समय। हाँ। उनको किसी सोवियत यूनियन में, हाँ, कहीं ना कहीं ये भी, उसके बाद उनको बिहाइंड द बार्स, कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने उनको पकड़ लिया था वहाँ और उन्हें टॉर्चर, इस तरह की, वो ज़्यादा डिस्टर्बिंग है सर सुन के। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर जीवित होते तो दुनिया का कोई ऐसा जेल, कोई ऐसा कंट्री में इतनी हिम्मत नहीं उनको रोक सकता था। जो व्यक्ति हिटलर से मिलने के बाद जर्मनी से निकल गया, जापान चले गए, वो भी सबमरीन में, उस समय के जो समुद्र के अंदर में चलने वाली पनडुब्बी होती है, उससे एक बड़ी यात्रा करके 1.5 से 2 महीना यात्रा करके वो जापान पहुँचे। बहुत खतरों के साथ वो यात्रा उन्होंने की थी। तो उस स्टैचर के व्यक्ति को, उस तरीके के व्यक्ति को कोई बंदी बना ले, कोई पकड़ ले, गुमनामी के जीवन जिए, ये तो हम कभी मानने के लिए तैयार नहीं, जो हमारी स्टडी है। और मेरा ये मानना है, भले ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु उस प्लेन क्रैश में हो गई थी। ये आप भी मानते हैं उनके परिवार की तरह? उनका 80% बॉडी जो है वो बर्न हो चुका था, और सही टाइम पे वो उनको मेडिकली इलाज नहीं हो पाया, जिसके चलते उनकी डेथ हुई। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि ये मिस्ट्री मेरे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक प्रमाण आज भी नहीं है, और पता नहीं इसका प्रमाण ये तुरंत हो सकता है। बताते हैं कि जो रेनकोजी टेम्पल है आज भी, वहाँ पे नेताजी की अस्थि अभी भी है। हाँ। तो उसका बस DNA टेस्ट कराना है, और वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन पता नहीं आज तक ये टेस्ट हो क्यों नहीं पाया। क्योंकि सर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स चेंज होती चली गई, नए एजेंडा आते चले गए, और फाइल सब कुछ दब गया, और उसके बाद शायद केस कभी रीओपन ही नहीं हुआ। और एक चीज़ हो सकती है सर, हम बात करते हैं जैसे उनकी लाइफ के बारे में, तो लोग सोचते हैं कि ही वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड स्ट्रैटेजिक प्लानर। तो कहीं ना कहीं उनकी ये स्ट्रैटेजी रही है। ही डिडंट डाई इन दैट प्लेन क्रैश, एंड बिसाइड्स दैट वो शायद कहीं ना कहीं सोवियत संघ के साथ जाके या जापान के साथ जाके कहीं ना कहीं वो एक मेजर प्लानिंग कर रहे होंगे शायद। बट आपका एक आइडिया है कि हाँ, नेताजी को भारतवर्ष से दूर रखना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अगर वो जीवित होते तो कहीं ना कहीं आज की यूथ को इंस्पायर कर रहे होते। तो सर एक सवाल ये भी आता है कि आज की यूथ के बारे में, कि अगर नेताजी उस टाइम होते और देश के प्रधानमंत्री ना भी होते या नेशनलिस्ट होते, किसी न किसी तरह से वो कंट्रीब्यूट करते देश के डेवलपमेंट में, आपको क्या लगता है कि वो अपनी एक पार्टी क्रिएट करते हैं जो यूथ्स की होती है, और कहीं ना कहीं यूथ्स को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं इंडियन यूथ्स को? जैसा नेताजी के बारे में जो मेरा जो अध्ययन है, उसमें ये बहुत साफ है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी में जब थे, तो भले उनके डिफरेंसेस गांधी जी से, नेहरू जी से रही, लेकिन एट द सेम टाइम उनका वो हमेशा इन दोनों पर्सनालिटी को बहुत रेस्पेक्ट भी करते थे। वो भी करते थे, और ये भी इन रिटर्न। तो उसके 2-3 एग्जाम्पल आपको हम बताएंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस was the first person to call Gandhi ji as a father of nation. I was about to say, and that was being
ब्रॉडकास्ट इन अ रेडियो चैनल, रेडियो कि उन्होंने ये, हाँ जर्मनी बिल्कुल, के रेडियो, उन्होंने इनको ये पदवी दी थी। हाँ, तो उस हिसाब से जो है सो और गांधी जी भी बोले कि देशभक्तों में सबसे बड़े देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। तो वो हमेशा से म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहा है, चाहे वो नेहरू जी से, जैसा कि हम बताएं कि 1938 में जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने तो जो उन्होंने प्लानिंग कमेटी बनाया उसके अध्यक्ष थे नेहरू जी, तो उनका म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा था। जो लोग कम जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, वो चाहते हैं कि गांधी जी नेताजी अलग अलग थे और हम इनके सपोर्टर हैं, हम इनके सपोर्टर हैं, तो वो आपस में थोड़ा लड़ते हैं। लेकिन ये कभी भी उनके आपस में ये जो ठीक है डिफरेंस ऑफ आइडियाज़ था, उनकी अपनी अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी रही है अलग अलग, लेकिन कोई पर्सनल ग्रज नहीं था किसी के लिए बस था। हाँ, तो साथ में और सर मैं ये भी जानना चाह रही थी, जैसे कि मैंने मेंशन किया कि अगर वो अभी होते हैं या उन्होंने कोई, क्या आपको लगता है कि यूथ्स को कहीं ना कहीं इंस्पायर करने के लिए उन्होंने अपनी एक खुद की पार्टी बनाई होती? मेरे हिसाब से तो वैसे औरतों का बहुत बड़ा एक रोल होता है। हाँ, ये बात तो है कि वो बहुत सारे काम करते हैं, चाहे वो यूथ को इंस्पायर करने का हो, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट का हो, चाहे देश का कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कैसे इंडिया में आज़ादी के बाद कैसे बढ़िया से आता, और मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना हो, तो ये सब तो वो काफ़ी काम करते हैं। तो देश की स्थिति और परिस्थिति डिफरेंट होती, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जहाँ तक बात है कि पार्टी कोई अलग बनाते, तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जब म्यूचुअल रिस्पेक्ट कांग्रेस के सब लीडरों से था, तो मेरे हिसाब से वो पार्टी तो नहीं बनाते, वो कांग्रेस पार्टी में ही रहते और उसी पार्टी के बड़े लीडर होते। सर उन्होंने, जैसे कि मैंने अभी बताया कि उन्होंने कुछ टर्म कॉइन किए थे, जैसे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, एंड चलो दिल्ली, जय हिंद। इसके बारे में बहुत कम लोगों को हमें पता है कि उनके दिए हुए ये टर्म्स हैं, लेकिन आप इनको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? जब जिस समय उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, तो ये वाला स्लोगन हर जगह कहीं ना कहीं गूंज रहा था और पूरे युवा उनके पीछे चल दिए उस लड़ाई में। तो इसको आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ही कथन है कि व्यक्ति भले मरता है लेकिन उसके स्वप्न कभी नहीं मरते हैं जी, और उसके स्वप्न जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास ऑन होती है। तो आज भले ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं हैं, लेकिन उनके जो आइडियाज़ हैं और उनका जो देश के प्रति जो सेक्रीफाइस जो उन्होंने किया है, वो आज भी हम लोगों के दिल में जिंदा है और हमेशा इंस्पायर करता है। आप सोचिए, कोई व्यक्ति उस ज़माने में ICS जैसा नौकरी छोड़ के राजनीति में आया और देश की लड़ाई में सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो आज भी जितने भी लोग हैं जो पॉलिटिक्स जाते हैं, कई लोग तो UPSC से रिजाइन करके आते हैं या फिर UPSC का जॉब छोड़ के आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आज भी वो देश के एक बहुत बड़े पॉपुलेशन के इंस्पिरेशन के सोर्स तो हैं ही, इसमें कोई दो मत नहीं है, और वो हमेशा रहेंगे। Sir, thank you so much for your time and the deep insight of Netaji's life, जो उनका contribution है देश की फ्रीडम स्ट्रगल में, उसके बारे में, उनकी विचारधारा के बारे में हमें नए एंगल से देखने का मौका मिला, और हमारी यूथ को भी आई थिंक बहुत सारे सवालों के जवाब मिले। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग अस, एंड फॉर मोर सच इंस्पायरिंग वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, व्यू एंड सब्सक्राइब आवर चैनल New Delhi Dialogue. Thank you.